तो आज की क्लास में हम सर्जिकल मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। हेमरॉयड की कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होगा, यानी प्योर सर्जरी क्या हो सकती है। इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। उसके बाद मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉयड हमने डिस्कस किया था, MIPS डिस्कस किया था। रिसेंट एडवांसमेंट जो खास तौर से अगर हेमरॉयड सर्जरी की बात करें तो उसके अंदर है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है, उसकी हम बात करेंगे। क्लियर? तो सर्जिकल इंटरवेंशन या ऑपरेटिव इंटरवेंशन हेमरॉयड की कंडीशन में हम इसको चार तरह से इनफैक्ट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक जो लास्ट प्रोसीजर है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यानी स्टेपल हेमोराइडोपैक्सी, जिसको MIPH हम कह रहे थे, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो हेमरॉयड की सर्जरी को हम ओपन हेमरॉयडेक्टोमी कह सकते हैं, क्लोज हेमरॉयडेक्टोमी हो सकती है। यानी यहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वुंड ओपन हम छोड़ रहे हैं, उसके बिहार पे इसकी क्लासिफिकेशन है। वुंड को हम सूचर कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो कहलाएगा क्लोज ऑपरेशन। तो हेमरॉयड के अंदर हम हेमरॉयडल मास को एक्साइज करेंगे, सर्जिकली रिमूव करेंगे, यानी हेमरॉयडेक्टोमी करेंगे। हेमरॉयडेक्टोमी जब कहते हैं, इसका मतलब है सर्जिकल एक्सीजन ऑफ हेमरॉयडल मास। हेमरॉयडल मास को सर्जिकली अगर रिमूव कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हेमरॉयडेक्टोमी। हेमरॉयडेक्टोमी के बाद जो वुंड बचता है, उसको अगर सूचर कर दें आप, तो उसको बोलेंगे क्लोज हेमरॉयडेक्टोमी। उसको ओपन छोड़ दें तो उसको बोलेंगे ओपन हेमरॉयडेक्टोमी। दोनों ही कंडीशन में ओपन सर्जरी होती है। एक में हम वुंड जो बनेगा उसको सूचर कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लोज हेमरॉयडेक्टोमी, यानी हमने रॉ वुंड नहीं छोड़ा, रॉ सरफेसेस हमने नहीं छोड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोसीजर कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोज हेमरॉयडेक्टोमी। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है इसी के अंदर इंक्लूड है। दोनों ही प्रोसीजर्स की कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आफ्टर हेमरॉयडेक्टोमी स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर इस वजह से बनेगा कि आपने हेमरॉयडल मास के साथ साथ जो एनल कनाल की म्यूकोजा है उसको एक्साइज कर दिया है। तो उस म्यूकोजा को एक्साइज करने के बाद वहाँ रॉ वुंड बनता है। रॉ वुंड किससे कवर्ड होगा? फाइब्रोब्लास्ट अपीयर होगा, फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी। फाइब्रोसिस के अंदर नॉर्मल स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, म्यूकोजा के अंदर वो स्ट्रेचेबल नहीं होता। तो अगर आपने 2 या 3 मासेस एक साथ एक्साइज किया है, जनरली हम 2 मास ही एक्साइज करते हैं, फिर भी अगर रॉ वुंड ज़्यादा बना है, तो रॉ वुंड ज़्यादा बनने की कंडीशन में क्या होगा? वहाँ स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, यानी फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस होने के वजह से नॉर्मल जो म्यूकोजा की, एनल कनाल की म्यूकोजा की जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस होगी? कि वहाँ फाइब्रोब्लास्ट अपीयर होगा। फाइब्रोब्लास्ट के अपीयर होने के वजह से फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी। फाइब्रोसिस इंड्यूस होने के वजह से नॉर्मल स्ट्रेचेबिलिटी लॉस हो जाती है, यानी एनल कनाल नॉर्मली डिस्टेंड नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया? तो इसको ओवरकम करने के लिए हम एक प्रोसीजर कहते हैं जिसको एनल स्टिचिंग या एनल डायलेटेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि 2 मेथड है, एक है लॉर्ड्स मेथड और दूसरा है रेस्मियर मेथड्स। तो ये भी हम खासतौर से एनोरेक्टल सर्जरी की हम बात करें और हेमरॉयड सर्जरी की हम बात करें तो उसमें हम ये भी इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोसीजर है, 2 प्रोसीजर है, ओपन हेमरॉयडेक्टोमी और क्लोज हेमरॉयडेक्टोमी। फ़र्क मैंने बता दिया है। ओपन और क्लोज में फ़र्क इतना है कि वुंड को आपने ओपन छोड़ दिया तो उसको बोलेंगे ओपन हेमरॉयडेक्टोमी, वुंड को आपने सूचर कर दिया तो उसको बोलेंगे क्लोज हेमरॉयडेक्टोमी। जो एनल स्ट्रेचिंग है या लॉर्ड्स प्रोसीजर से करें या रेस्मियर मेथड से करें, वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसी के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? तो ओपन हेमरॉयडेक्टोमी की हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडिकेशंस की बात करेंगे कि ओपन हेमरॉयडेक्टोमी कब करेंगे। तो ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड हमने डिस्कस किया था कि ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे या हमें सर्जिकल इंटरवेंशन देना है। तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड और सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड के अंदर हम क्या करेंगे? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम ट्राई कर सकते हैं। अगर इसमें इंटरवेंशन देने के बाद भी, यानी आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, पेशेंट की कंडीशन जो कंप्लेन होती है वो रिकवर नहीं होती, तो आप पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेडिसिनल और पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट आप ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड के अंदर। थर्ड ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड की कंडीशन में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन देना पड़ेगा। वहाँ आप पैरासर्जिकल ट्रीटमेंट से या जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से उस पर आप ट्रीट नहीं कर सकते उस कंडीशंस को। तो थर्ड ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड इज इंडिकेशन फॉर द ऑपरेटिव इंटरवेंशन। थर्ड ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड की हम बात करें, यानी हेमरॉयडल मास यहाँ बल्ज करेगा विद द एक्ट ऑफ डेफिकेशन, बट वो रिवर्ट बैक नहीं होगा। यहाँ फिंगर से रिपोजिशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थर्ड ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड की कंडीशंस वो कंडीशन है जिसमें हेमरॉयडल बल्ज ड्यूरिंग एक्ट ऑफ डेफिकेशन प्रोट्यूड करता है, बट वो अपने आप रिवर्ट बैक नहीं होता।
वहाँ पेशेंट को फिंगर से रीपोजिशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंडीशन है किसके लिए? हेमरॉयड सर्जरी के लिए, यानी हेमरॉयडेक्टोमी के लिए, यानी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए। यानी 3rd ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड, 4th ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड, ये दोनों ही इंडिकेशन है किसके लिए? हेमरॉयड सर्जरी के लिए। ऐसे ही अगर हेमरॉयडल मास है वो कॉम्प्लिकेट हो गया है, कॉम्प्लिकेट होने की कंडीशन क्या हो सकती है? इन्फेक्टेड हो गया है या थ्रोम्बोज हो गया है, तो ये भी इंडिकेशन है ऑपरेटिव इंटरवेंशन, ठीक है। पर जहाँ इन्फ्लेम्ड हेमरॉयड है या थ्रोम्बोज हेमरॉयड है, पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, जो क्लॉट फॉर्म हुआ है, उसको हम एक इंसिजन देकर उसको रिमूव कर दें। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन देते हैं। जब इन्फ्लामेशन सबसाइड कर जाएगा उसके बाद ऑपरेटिव इंटरवेंशन देंगे। ऐसे ही अगर इन्फ्लेम टाइप ऑफ द हेमरॉयड है तो वहाँ पहले हमारा ट्रीटमेंट किस पे फोकस होगा? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने पे। क्यों? अगर आपने उसी टाइम पे इंटरवेंशन दिया तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। जब भी इन्फ्लामेशन होगा, टिश्यू फ्राइबल हो जाता है, तो हेमरॉयड सर्जरी के अंदर हम नॉट टाई करते हैं। तो नॉट टाई करोगे तो टिश्यू क्या हो जाएगा? कट थ्रू हो जाएगा। लाइगेचर स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर लाइगेचर स्लिप हुआ तो हैवी ब्लीडिंग होगी, जिसको रोकना मुश्किल होगा। इसी वजह से जो कॉम्प्लिकेटेड हेमरॉयड है वहाँ कोशिश करते हैं पहले कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट कर दे, फिर उसको इलेक्टिव हेमरॉयडेक्टोमी करते हैं। अनलेस अनटिल पेशेंट की कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो रही है, और ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जिसमें हेमरॉयड सर्जरी इंडिकेटेड होता है जहाँ पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रही थी। पर इन्फ्लामेशन अगर है या थ्रोम्बोज पाइल मास है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होगा? इन्फ्लामेशन को पहले ट्रीट करेंगे, इन्फ्लेम्ड हेमरॉयड को ट्रीट करेंगे। इन्फ्लामेशन सबसाइड होगा तब हम इलेक्टिव हेमरॉयडेक्टोमी करेंगे। ऐसे ही थ्रोम्बोज पाइल मास है तो पहले हम कोशिश करते हैं जो क्लॉट बना हुआ है हेमरॉयडल प्लेक्सस वेन के अंदर उसको रिमूव करेंगे। सर्जिकली हम क्या करेंगे? एक इंसिजन देते हैं जिसके थ्रू क्लॉट बाहर आ जाता है। क्लॉट बाहर आने के बाद जब वो कंडीशन हील हो जाती है, यानी सब कुछ रिवर्स बैक हो जाता है, यानी जो क्लॉट बना हुआ था टोटली वो क्लियर आउट हो जाता है, टोटली ट्रीट हो जाता है, तो फिर हम क्या देंगे? सर्जिकल इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। तो 3rd ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड, 4th ग्रेड ऑफ द हेमरॉयड, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ द हेमरॉयड है जिसको आपने ट्रीट कर लिया है वो भी इंडिकेटेड है फॉर द ओपन सर्जरी, ओपन सर्जरी या सर्जिकल इंटरवेंशन। सेकेंड है नॉन फेलियर ऑफ नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर। नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया था उसको आपने उसके थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करी पर उससे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर ये इंडिकेशन है किसके लिए? ओपन सर्जरी के लिए। ऐसे ही फाइब्रोस पाइल मास है वो भी इंडिकेटेड है किसके लिए? सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, इन ओपन सर्जरी के लिए या हेमरॉयडल सर्जरी के लिए। तो जब भी हम प्रोसीजर करते हैं पेशेंट की पोजीशनिंग ज़रूरी है कि अगर ख़ास तौर से अगर हम एब्डोमेन सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। हेमरॉयड सर्जरी के लिए आपको पेशेंट की पर्टिकुलर पोजीशनिंग करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में ये आप इमेज देख सकते हैं कि पेशेंट की पोजीशन इस तरह से होती है। पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ होता है, उसकी नी होगी फ्लैक्स होगी और वो सपोर्टेड होती है लेग रेस्ट पे। बटक जो होगा कॉर्नर टेबल से बाहर बल्ज करेगा। तो ये पोजीशनिंग होती है किसकी? हेमरॉयड सर्जरी के लिए। उसके अलावा सारे हम प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, पेशेंट का प्रिपरेशंस होगी, ड्रैपिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, फिर ड्रैपिंग करेंगे। ड्रैपिंग करने के बाद आपका जो भी प्रोसीजर आपको करना है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हेमरॉयड सर्जरी के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हेमरॉयड सर्जरी की वो है पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट। इससे पहले हम पेशेंट की प्रिपरेशन भी करते हैं। प्रिपरेशन इन द सेंस कि आपको जो बॉयल है बॉयल को क्लियर करना पड़ता है। सपोज करिए आपने एनेस्थीसिया दे दिया, आपने बॉयल प्रिपरेशन नहीं करी तो जो भी फिकल कंटेंट होगा स्प्लैश ऑफ होगा। वहाँ स्फिंक्टर टोन जब आप एनेस्थीसिया दे देते हैं स्फिंक्टर टोन क्या होगा? लॉस हो जाएगा। खासतौर से जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया आप दे रहे हैं, वहाँ अगर आपने बॉयल प्रिपरेशन नहीं कराया तो जो भी फिकल कंटेंट होगा वह ड्रिबल करेगा और आपके ऑपरेटिव फील्ड को सॉइल्ड कर सकता है। तो आपका जो ऑपरेटिव इंटरवेंशन के बाद जो आउटकम होना चाहिए वो नहीं बेहतर होगा। उसके पीछे रीज़न है कोई इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो फील्ड क्या होगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो बॉयल प्रिपरेशन हम क्या करते हैं? सपोज करिए मॉर्निंग में ऑपरेशन करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग ऑपरेशन करना है तो एक दिन से हमारा जो बॉयल प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। इवनिंग में जिस दिन ऑपरेशन करना है मॉर्निंग में, उसके इवनिंग में हम क्या करेंगे? पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं लिक्विड डाइट अप टू 12 आवर, यानी 12 आवर कहते हैं या मिडनाइट तक हम उसको लिक्विड डाइट देंगे। इवनिंग में हम एक एनीमा देते हैं, प्रोक्टोक्लाइसिस एनीमा देते हैं। प्रोक्टोक्लाइसिस एनीमा से जो भी बॉयल होगा वो क्लियर आउट हो जाता है। फिर सुबह के टाइम में 6 o'clock समथिंग अराउंड
जब ओटी में शिफ्ट करना होता है उससे 3-4 घंटे पहले हम एक सुबह फिर एनीमा देते हैं, उसमें ही प्रोक्टोक्लाइसिस एनीमा देते हैं, उसके बाद एक एनएस एनीमा देते हैं। तो जब भी हम एनीमा देते हैं पेशेंट को फुलनेस डेवलप होती है, उसको अर्ज डेवलप होता है डेफिकेशन का, तो हमें इंस्ट्रक्शन ये देना है कि जैसे ही आपने एनीमा दिया पेशेंट वॉशरूम रश नहीं करे। जनरली क्या होता है कि आपने कोलोन को लोडेड कर दिया किससे, एनीमा से, और पेशेंट को उसी टाइम अर्ज होता है और वो डेफिकेट करता है, उस दौरान सिर्फ एनीमा का जो सॉल्यूशन है वो बाहर आता है, बॉयल प्रिपरेशन नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिनिमम हाफ एन आवर पेशेंट वेट करे, ठीक है, मिनिमम हाफ एन आवर वेट करे। उसके बाद डिफरेंट पोजीशन हम देते हैं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटाएं, फिर राइट लेटरल पोजीशन में लेटाएं। उसके बाद पेशेंट उसके बाद वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाने के बाद जो भी फीकल कंटेंट होगा वो वॉश आउट होगा। तो 2 एनीमा मिनिमम है। एक्चुअल प्रिपरेशन क्या है, मिनिमम 2 एनीमा एक इवनिंग में देंगे एक दिन पहले, और उसी इवनिंग से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिर्फ आपको क्लियर लिक्विड लेना है, लिक्विड डाइट लेंगे। अगर आपने फिर एनीमा भी दिया और साथ साथ में ओरली अलाउ कर दिया तो आपका बॉयल प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तो आपने इवनिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखा, उसके अंदर क्या मेंशन किया कि आपको लिक्विड डाइट लेनी है, क्लियर लिक्विड लेनी है इवनिंग से, और आपने एक एनीमा दिया। सुबह के टाइम में एक और एनीमा देंगे, प्रोक्टोक्लाइसिस एनीमा देंगे, फिर उसके बाद एनएस एनीमा देते हैं। एनएस एनीमा के अंदर अप्रॉक्स 300 से लेकर 400 ml हम नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ करते हैं आईवी सेट की मदद से इन्फ्यूज़ करेंगे। उसके बाद उससे क्या होगा, जो भी रेसिडुअल फिकल कंटेंट रह गया वो एनएस एनीमा के थ्रू वो वॉश आउट हो जाएगा। तो मिनिमम 2 एनीमा and 1 NS enema is required for the bowel preparation in case of the hemorrhoid surgery और any anorectal surgeries। तो प्रिपरेशन ज़रूरी है। उसके बाद आपने पेशेंट को ओटी में लिया, ओटी से पहले अकॉर्डिंग टू द एनेस्थीसिया हम पहले से प्री लोडिंग करते हैं। प्री लोडिंग में एनेस्थेटिक एजेंट जब भी हम देते हैं, खासतौर से स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो वहाँ हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप होने के चांसेस आता है, हाइपोटेंशन डेवलप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन मिनिमम 1 हम आईवी फ्लूइड 1 यूनिट आईवी फ्लूइड देते हैं, जिसमें आरएल हम जनरली ऑपरेटिव इंटरवेंशन या एनेस्थीसिया देने से पहले हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं। उसके बाद ओटी में पेशेंट जाएगा, उसके वाइटल्स आप चेक करोगे, वाइटल्स चेक करने के बाद सब कुछ बेहतर होगा तो स्पाइनल एनेस्थीसिया या जो भी सूटेबल एनेस्थीसिया आपने चूज़ किया पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, डिजीज़ के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप एनेस्थीसिया दोगे। एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट की पोजिशनिंग होगी, जो लिथोटॉमी पोजिशन है, पोजिशनिंग कर दी। उसके बाद ड्रैपिंग करते हैं, ड्रैपिंग स्टाइल होल टॉवल से करेंगे। उसके बाद आप इनिशियल एक्सप्लोरेशन आपका होता है। इनिशियल एक्सप्लोरेशन में आप पेशेंट को पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे, उसमें प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन भी होगा और डिस्टल एग्जामिनेशन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। जब आपने इनिशियल एक्सप्लोर कर लिया है, आपने पाइल मास को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर आप चूज़ करेंगे कौन से मास को पहले आपको एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज करने के लिए हम जनरली वो मास चूज़ करते हैं जो बिगर है। इसी वजह से जब भी हम ऑपरेटिव इंटरवेंशन दे रहे हैं तो 2 बार मिनिमम एग्जामिनेशन करते हैं, 1 बार ऑपरेटिव इंटरवेंशन देने से पहले और जब हम ओटी में एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्यों? जब आपने एनेस्थीसिया दे दिया तो जो मास पहले स्मॉलर था वो लार्जर अपीयर हो सकता है। तो अगर आपने प्रीवियसली यानी प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन नहीं किया है तो आपसे गलती हो सकती है, जो लार्जर मास था आपने उसको छोड़ दिया और जो स्मॉलर मास है उसको ऑपरेट कर दिया। तो अक्सर ये गलती होती है। तो इनिशियल जो सर्जन्स हैं जिनसे ये गलती हो सकती है, उसमें मिनिमम 2 सिटिंग्स होनी चाहिए। 2 बार एग्जामिनेशन करें, आप प्रीवियस एग्जामिनेशन करें, उसके बाद दोबारा से आप जब ओटी के अंदर पेशेंट ले रहे हैं, एनेस्थीसिया दे दिया आपने, दोबारा से एग्जामिनेशन करें और पहले से आप श्योर हैं कि कौन से मास को आपको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपने सबसे पहले इंस्पेक्शन कर लिया। इंस्पेक्शन करके आपने क्या देख लिया कि पाइल मास कौन कौन से किस पोजीशन पे है। अगर ओपन सर्जरी की हम बात करें तो ओपन सर्जरी में जनरली हम 2 मास एक्सरसाइज करते हैं एक साथ में, 2 से ज़्यादा मासेस एक्सरसाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते उसके पीछे रीज़न है, स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। और इसके बाद प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन आपने कर लिया, कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस हैं उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको भी नोट करोगे। अगर उसी ऑपरेटिव इंटरवेंशन में उसको भी ट्रीट करना पॉसिबल है तो उसको भी आप ट्रीट करोगे। यहाँ जो इमेज आप देख रहे हैं ये इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड है। इसको हम समझते हैं कि कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जब भी इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड की हम बात करें तो यहाँ डिस्कस किया था हमने कि 2 कंपोनेंट होता है, इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो जो यहाँ आप देख रहे हैं ये स्किन जो एलिस फॉसेप्स से होल्ड किया है क्या है, एक्सटर्नल कंपोनेंट है, और जो रेड प्लम कलर स्ट्रक्चर है ये इंटरनल कंपोनेंट है। जब इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड जब कहते हैं इसका मतलब है यहाँ इंटरनल कंपोनेंट भी है और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी है। तो सबसे पहले हम इंटरनल एक्सटर्नल कंपोनेंट को आपने अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। सेपरेट अगर नहीं भी करना पॉसिबल है तो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो होगा, यानी स्किन और म्यूकोजा की जो जंक्शन है जिसको बोलेंगे म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन,
वहाँ एलिस फॉसेप की मदद से होल्ड करेंगे, जैसे यहाँ सेकंड इमेज में हमने होल्ड किया है। फिर इन्वर्टेड वी शेप इंसिजन देते हैं। आप चाहें तो अर्ली स्टेज के अंदर हैं, आप नए सर्जन हैं तो वहाँ मार्क कर सकते हैं, यानी जो हेमरॉयडल मास है उसकी स्किन सरफेस पे आप एक वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप इंसिजन देते हैं, मार्क करेंगे। आप चाहें तो इसको स्काल्पेल ब्लेड से मार्क कर सकते हैं, कट कर सकते हैं स्किन को, या आप चाहें तो कॉटरी प्रोब की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। आपने वी शेप में कट लगाना है। ये क्यों लगाते हैं? इस वजह से लगाते हैं कि हमें सबसे पहले इस मास को, हेमरॉयडल मास को पेडिकुलेटेड बनाना है। सपोज करिए स्किन के साथ इसको हम लाइगेट कर दें, तो स्किन को अगर लाइगेट करेंगे तो वो थ्रोम्बोज या वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और इन्फ्लेम्ड होने की कंडीशन में बहुत पेनफुल होगा। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल कंपोनेंट को कट कर देंगे एक तरह से, और साथ साथ में एक्सटर्नल कंपोनेंट को वी शेप में कट करेंगे, तो इससे टिश्यू डैमेज कम होगा, इंस्टिंक्टर डैमेज कम होता है। साथ साथ में जो पेडिकल्स है, इंटरनल पाइल मास का जो पेडिकल होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। आपने इतना पोर्शन हटा दिया तो नीचे का पोर्शन क्या होगा? एक्सपोज हो जाएगा। इसमें ब्लंट और शार्प डाइसेक्शन, जनरली हम ब्लंट डाइसेक्शन करते हैं। ब्लंट डाइसेक्शन किससे करेंगे? गॉस पीस की मदद से, या आप मोप टॉवल है उसकी मदद से हम डाइसेक्शन करेंगे। और आपने वी शेप में इंसिजन दे दिया तो इंसिजन ओपन होगा, तो पेडिकल यानी जो हेमरॉयड, इंटरनल हेमरॉयड है उसका पेडिकल एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोज होने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? लाइगेशन करते हैं। जो पेडिकल लाइगेशन होगा, पेडिकल लाइगेशन में दो चीज़ें हम करते हैं। पेडिकल लाइगेशन में हमारा होता है ख़ास तौर से कि हम 2 बार इसको लाइगेट करते हैं, क्योंकि हेमरॉयडल वेन इसके अंदर प्रेजेंट है, वो ब्लीड कर सकता है। स्लिप, अगर लाइगेचर स्लिप कर जाए तो ब्लीड करेगा, तो इसको ट्रिपल श्योर हो जाते हैं हम पहले ही। तो एक हमारा लाइगेशन होता है और एक होता है ट्रांसफिक्सेशन। तो सबसे पहले हेमरॉयडल मास से एक निडल पास करेंगे और दोनों ही साइड पे हम उसको टाई कर देते हैं। ये जो फर्स्ट हम निडल के थ्रू, हेमरॉयडल मास के थ्रू पास कर रहे हैं, ये कहलाएगा ट्रांसफिक्सेशन। यानी हेमरॉयडल मास से अगर हम, जहां आपने पेडिकल बनाया है, जहां आपने वी शेप इंसिजन दे दिया है, इंटरनल हेमरॉयड एक्सपोज हो गया है, उस इंटरनल हेमरॉयड के जो बेस होगा, जहां से वो अटैच होगा, वहां पे हम निडल पास करेंगे और दोनों तरफ टाई कर देंगे। इस तरह से जब हम टाई करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफिक्सेशन। ट्रांसफिक्सेशन क्यों करते हैं? उसके पीछे रीज़न है कि लाइगेचर स्लिप नहीं करे, क्योंकि आपने टिश्यू से निडल लिया है। तो जहां आपने टाई किया उससे बाहर आप हेमरॉयडल मास को कट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हेमरॉयडल मास है, उसको हमें लाइगेट करना है, दूसरे स्लाइड पे हम देखते हैं इसको। मेथड जहां हमने इंक्लूड किया है उसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। ये सारे मेथड से इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सपोज करिए अगर हेमरॉयड सर्जरी की हम बात करें, अगर हम एनल वर्ज हम इसको मान लें, एनल वर्ज के साइड से हेमरॉयडल मास डेवलप हुआ है। ठीक है, हेमरॉयडल मास डेवलप हुआ है, तो इसमें 2 कंपोनेंट अगर हम मान लें, एक है स्किन का कंपोनेंट जिसको हमने वी शेप फॉर्म में कट कर दिया है। अब बच गया इंटरनल कंपोनेंट जो ब्लैक कलर से हमने शो किया है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें निडल पास करेंगे। पहले यहाँ से निडल पास करेंगे और दोनों तरफ हम लाइगेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद एक फ्री टाई लेते हैं। फिर दोबारा से आपने एक तो ट्रांसफिक्सेशन किया, फिर उसके बाद उसी पाइल मास को आपने होल्ड कर रखा है, उसके बेस पे हम टाई करते हैं। सिंपल नॉट टाई करते हैं। इसमें सिल्क नंबर 1 हम फ्री सिल्क इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बार हम इसमें टाई करेंगे। एक बार आपने निडल पास किया और दूसरी बार आपने ऊपर से टाई किया, फ्री सिल्क का इस्तेमाल किया आपने, जिसमें निडल इस्तेमाल नहीं करते। तो सपोज करिए एक लाइगेचर अगर स्लिप हो जा रहा है, जो फ्री सिल्क आप ले रहे हो, तो जो आपने ट्रांसफिक्सेशन किया है वो ब्लीड करने नहीं देगा। और उसके बाद जो ये पाइल मास है, इसको हम एक्सरसाइज कर देंगे, यानी पाइल मास बाहर आ जाएगा। अब क्या बच गया? स्टम्प। तो स्टम्प को हम एज इट इज़ उसको छोड़ देते हैं, पर स्टम्प को छोड़ने से पहले हम चेक करते हैं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कंप्लीट हीमोस्टेसिस अचीव हो गई है। ठीक है, तो अगर आपने इतना प्रोसीजर किया तो इसको बोलेंगे ओपन हेमरेक्टोमी। अगर जो आपने स्टम्प छोड़ा है उसको दोबारा से सुचर कर दीजिए, म्यूकोजा को कंटिन्यू कर देंगे, तो ये प्रोसीजर कहलाएगा क्लोज ऑपरेशन। क्लोज और ओपन ऑपरेशन में बस इतना फ़र्क है कि ऊंड को आपने ओपन छोड़ा तो ओपन ऑपरेशन कहलाएगा। अगर आपने ऊंड को सुचर कर दिया, यानी म्यूकोजा की कंटिन्यूटी दोबारा से मेंटेन कर दी, तो ये प्रोसीजर कहलाएगा क्लोज हेमरेक्टोमी।
पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है उसकी हम बात करेंगे। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हेमरॉइड सर्जरी की कंडीशन में पेन, जो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, सीवियरिटी ऑफ पेन ज़्यादा होती है ऐसी कंडीशन में, पेन बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप ऑफ द पेन होता है। और पेन क्यों होगा? स्पाज्म की वजह से या नर्व इरिटेशन की वजह से, मसल इंजरी की वजह से पेन हो सकता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हेमरॉइड की कंडीशन में डेवलप हो सकता है वो है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन इसलिए डेवलप होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ इरिटेशन होता है किसके अंदर, ब्लाडर और ख़ास तौर से प्रोस्टेट के अंदर। प्रोस्टेट इरिटेट होगा, उसके नतीजे में रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और हेमरॉइड सर्जरी में अक्सर देखा गया 50% केसेस के अंदर रिटेंशन ऑफ यूरिन की कंप्लेन होती है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, रिएक्शनरी या सेकेंडरी हेमरेज डेवलप हो सकता है। रिएक्शनरी हेमरेज जो हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब है कि वो हेमरेज की कंडीशन जो विदिन 24 आवर हो, विदिन 24 आवर इसको रिएक्शनरी हेमरेज बोलेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है? लाइगेचर का स्लिप होना, ठीक है, या क्लॉट का डिसलॉज हो जाना। सेकेंडरी हेमरेज इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप होगा। एनल स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, ये लेट कॉम्प्लिकेशन है। एनल फिशर डेवलप हो सकता है, लार्ज स्किन आपने कट कर दिया तो एनल फिशर में डेवलप हो सकता है। रिकरेंसी हो सकती है, एनल डिस्चार्ज हो सकता है, इनकंटिनेंस हो सकता है अगर आपने जो फाइबर्स हैं किसके, स्फिंक्टर फाइबर्स है उसको कट कर दिया आपने, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। एक्ट्रोपियन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और